नमस्कार, किसान तक चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये स्पेशल बुलेटिन है और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं ला नीना क्या अब कमजोर होकर एंसो न्यूट्रल या एल नीनो की तरफ अग्रसर है, और साथ में क्या पोलर वोर्टेक्स यानी उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली ठंडी हवाएं क्या नीचे तक फैलेंगी, भारत को फिर से प्रभावित करेंगी। और ये जो बढ़ता हुआ तापमान है, जो स्कॉर्चिंग हीट है यानी चुभने वाली गर्मी अभी से जो शुरू हो गई है, क्या उसमें वापसी कह सकते हैं उस पर ब्रेक लगेगी और सर्दी की वापसी होगी। तो सबसे पहले इस मैप के जरिए समझते हैं पोलर वोर्टेक्स क्या है। ये पूरा ग्लोब है, धरती का एक मॉडल है। और इस धरती के मॉडल के ऊपर ये जो हवाएं आप देख रहे हैं, ये विंड चार्ट है। लगभग 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सरफेस से वायुमंडल में किस किस दिशा से हवा चल रही है, ये इंडिकेट कर रहा है। पोलर वोर्टेक्स का मतलब ये है कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर यानी ये जो हिस्सा है उत्तरी ध्रुव का, वहां पर क्या है कि जो सर्कुलेट करने वाली हवा है और सर्कुलेट करके ऊपर की तरफ उठती रहती है, जिसे बॉटल अप कहते हैं अगर वो स्ट्रांग है तो। और अगर कमजोर हो जाए वो हवा पोलर वोर्टेक्स, तो वीक होने के बाद क्या होता है कि उसका फैलाव होने लगता है। वो सिर्फ सर्कुलेट होकर के ऊपर की तरफ नहीं उठती, बल्कि वो आसपास के दायरे में भी भागने लगती है। आपने कभी गर्मियों के सीजन में धूल उड़ती हुई बॉन्डर जैसा देखा होगा, जब हवा चलती है ऐसे गोल गोल घूमती है और वहां पर पत्ते या धूल जो होते हैं वो एक सर्कुलेशन में घूमने लगते हैं। और जब इस तरह से घूमते हैं, जितनी ज्यादा तेज गति से वो हवा घूमेगी, उतना ही उसके आसपास के जितने पार्टिकल हैं, कण हैं, चाहे वो धूल हो, चाहे छोटे-छोटे पत्ते हों या बड़े पत्ते हों, जो सूख कर गिर रहे होते हैं, वो सारे पत्ते उसी बवंडर के हवा के साथ ही घूमते रहते हैं, तितर-बितर नहीं होते। लेकिन अगर वो कमज़ोर है, तो उसके जो पत्ते घूमने शुरू करेंगे, वो कहीं गिर जाएँगे, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है कि उसको ऊपर उठा सके, एक सर्कुलेशन में बाँध सके। तो जैसे जितनी कमज़ोर हवा होगी, वो उसके जो डस्ट के पार्टिकल होंगे, धूल के कण होंगे या फिर पत्ते होंगे, वो गिरने लगेंगे और धीरे-धीरे वो निस्तेज हो जाएगी यानी निष्प्रभावी हो जाएगी। जितना ज़्यादा तेज़ रहेगी उतना ही तेज़ी से वो घूमेगी और वहाँ आस-पास जितनी धूल, मिट्टी या ऐसे लूज़ पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ढीले पार्टिकल्स और पत्ते, वो सारे ऊपर उठते हैं। उसी तरह की कहानी यहाँ पर है। धरती का उत्तरी जो ध्रुव है, यहाँ पर 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक लगातार यहाँ पर गोल-गोल इस तरह से हवाएँ घूमती रहती हैं। और वो जो सर्दी है, उत्तर के ध्रुव के पास जो बर्फ के अंबार हैं, उनकी सर्दी, उनकी ठंडक लेकर के वो हवा ऊपर की तरफ उठती रहती है। अगर ये पोलर वोर्टेक्स कमजोर हो जाए, तो उस समय होता क्या है कि इसी तरह से हवा नीचे फैलने लगती है, और नीचे फैलती है तो सरफेस पर या 1 किलोमीटर, 500 मीटर या 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग-अलग दिशा में वो भागती है। और वो भागती है किधर? दक्षिण की तरफ। कैसे भागती है उसको भी मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। सबसे पहले ये देखिए, इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये हवा जो है, ये स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स है। उत्तरी ध्रुव पर ये पोलर वोर्टेक्स जिसे नाम दिया गया है, अगर ये मजबूत है तो इस तरह से घूमेगा। तब ये नीचे की तरफ नहीं भागेगा, बल्कि पूरी हवा उसी उत्तरी ध्रुव के दायरे में ही सीमित रहेगी। लेकिन अगर ये कमजोर हो जाए, इसका सर्कुलेशन घूमने की जो गति है वो कम हो जाए, तो होगा क्या कि वो नीचे की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी और वार्म एयर मूव्स नॉर्थ, यानी गर्म हवाएं उत्तर की तरफ बढ़ेंगी और कोल्ड एयर मूव्स साउथ, यानी जो सर्द हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो दक्षिण की तरफ भागती हैं। तो दक्षिण की तरफ भागती हैं, तो इसमें सबसे पहले तो ग्रीनलैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और रूस प्रभावित होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव के आसपास के जितने देश हैं। उसके बाद थोड़ी सी फिल्टर होती हुई हवाएं नीचे की तरफ मूव करती हैं, जिससे हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और कुछ अफ्रीकी देशों में या मध्य पूर्व के देशों में हमें समय से पहले, समय के बाद भी जो सर्दी के सीजन होता है, एंड हो जाता है, उसके बाद भी सर्दी देखने को कई बार मिलती है, बिन बारिश के, बिन बर्फबारी के निचले इलाकों में। और साथ में इसका परिणाम हमने देखा है इस बार दिसंबर महीने में, जब ये हवाएं आ रही थीं और ये पाकिस्तान होते हुए, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच रही थी। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो अधिकतम तापमान था, न्यूनतम तापमान था, वो दोनों तापमान नीचे जा रहे थे इन ठंडी हवाओं के कारण। न्यूनतम तापमान तो बहुत दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से नीचे बना रहा, जब सर्दी उत्तर भारत में भी उतनी ज्यादा शुरू नहीं हुई थी। इसके अलावा आप इस मैप में भी और ढंग से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि स्टेबल पोलर वोर्टेक्स, स्टेबल भी कह सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग कहें उससे बेटर है स्टेबल, मतलब स्थिर, जिसमें चंचलता नहीं है, जिसमें कोई व्यवधान नहीं है। ये सामान्य प्रकृति इसकी यही है।
कि इसी तरह से घूमना है इसको। ये असामान्य प्रकृति है। तो सामान्य प्रकृति से अगर घूमती रहेगी तो ये उत्तर की जो ठंडक है वो नीचे की तरफ लूज होकर भागेगी नहीं। ये जितनी भी एबनॉर्मल असामान्य गतिविधियां पूरे पृथ्वी पर हो रही है, धरती पर, वायुमंडल से लेकर के समुद्री क्षेत्रों तक और साथ में जमीनी भागों पर या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास, ये सब कुछ काफी ज्यादा चिंताजनक है धरती के भविष्य के लिए, धरती के जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, किसी भी प्रजाति की। तो यहाँ पर जो एबनॉर्मलिटी होती है उसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई जगहों पर बर्फीला तूफान, जिसमें खासतौर पर उत्तरी अमेरिका, कनाडा और यूरोप के उत्तरी क्षेत्र, ग्रीनलैंड का रीजन और साथ में यूरोप के रूस के रीजन, इन भागों में जो बर्फीला तूफान आता है उसमें एक कारण ये भी होता है, जब लानीना होता है तब माना जाता है कि उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा सर्दी पड़ेगी। उस दौरान पोलर वोर्टेक्स अगर कमजोर हो जाए तो उसके अनस्टेबल हो जाए वेवी पोलर वोर्टेक्स, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो उत्तरी गोलार्ध पर यानी धरती के आधे हिस्से के ऊपर के जितने भी देश हैं, ज्यादातर जगहों पर भयानक सर्दी का दौर देखने को मिलता है। अगर अन्य फैक्टर सामान्य रूप से अपना प्रभाव दिखा रहे हैं तो, जैसे हम दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम पहाड़ी और मैदानी राज्यों का उदाहरण लें, तो इस बार सर्दियों में क्या हुआ कि हमें बर्फबारी बहुत देर से देखने को मिली और बहुत कम हुई है। जनवरी के एंड में एक सप्ताह के भीतर 2 अच्छे स्पेल आए थे और उसके पहले उसके बाद बहुत अच्छी बर्फ इस बार नहीं पड़ी है। पूरा उत्तर भारत का पहाड़ी क्षेत्र डेफिशिएंट है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली डेफिशिएंट है, कम है बरसात के मामले में। 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में भारत के उत्तरी क्षेत्रों में तब भी ठीक बारिश हुई है। मध्य, पूरब और दक्षिण तो बिल्कुल भी ड्राई है। दक्षिण में कई जगहों पर हुई है बारिश, लेकिन मध्य और पूरब बिल्कुल भी सूखा बना हुआ है। तो इन स्थितियों के बावजूद अच्छी सर्दी हमें थोड़े समय के लिए ही देखने को मिली, लेकिन अगर यही सामान्य रूप से यहाँ की मौसमी गतिविधियां हो रही होती तो ये जो सर्दी थी ये और ज्यादा कड़ाके की पड़ती, हमें भारत के तमाम इलाकों पर देखने को मिलती। अब हम पोलर वोर्टेक्स का जो स्ट्रॉन्ग या स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल रूप है, स्थायी रूप, तो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये है धरती और ये उत्तरी ध्रुव है और ये जो पोलर वोर्टेक्स है स्टेबल रहेगी तो कुछ इसी तरह से ऊपर की तरफ उठती रहेगी। इसे कोल्ड एयर बॉटल्ड अप कहा जाता है। कोल्ड एयर में नहीं, ठंडी हवाएं बॉटल के शेप में, एक बोतल जो होती है उसके शेप में ऊपर की तरफ उठती रहती है। तो ये स्टेबल सिचुएशन है। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं एल नीनो और लानीना की तरफ। और एल नीनो का जो अभी का अपडेट आ रहा है उससे ये इंडिकेशन मिल रहा है, उससे संकेत मिल रहा है कि लानीना कमजोर हो रहा है। हम एंसो न्यूट्रल यानी एल नीनो सदर्न ओसिलेशन के तटस्थ रेंज में पहुंचने वाले हैं। समुद्र की सतह का जो तापमान है नीनो 3.4 रीजन में, जो रीजन आप कहां पर है ये आप देख लीजिए, ये है नीनो 3.4 रीजन और ये पूरा रीजन नीनो रीजन है। अगर नीनो रीजन को देखें तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर ये 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है और इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्यू मतलब जीरो लाइन, धरती का बिल्कुल बीच का हिस्सा है और ये भारत के दक्षिण में पड़ता है। तो यहां से यहां पर आमतौर पर यह माना जाता है कि समुद्र जो ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, एशिया और अमेरिका, इसके बीच का हिस्सा सबसे बड़ा महासागर, और यहां पर भूमध्य रेखा के पास समुद्र के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ का तापमान जब नीचे जाता है, लानीना होता है, सामान्य रहता है, इस जितना इधर उतना ही इधर, तो सामान्य एंसो न्यूट्रल उसे कहते हैं। और अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और जब तापमान यहाँ का इस पर्टिकुलर रीजन का बढ़ जाता है इस इधर और इधर से, तब एल नीनो हो जाता है। एल नीनो मतलब भारत के लोगों के लिए एक डर का नाम, जिसको सुनते ही लोगों में डर आता है कि जब मॉनसून आएगा तो बरसात इस बार कम होगी। तो ये सिचुएशन कई बार देखने को मिली है हमें और हमने सूखा देखा है। हालांकि एल नीनो की सिचुएशन में भी एक बार इंडियन ओशन डायपोल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और भारत में अच्छी बरसात हुई थी। इंडियन ओशन डायपोल की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं होती, लेकिन कई बार मॉनसून को बचाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, जो हिंद महासागर की क्षेत्र में काम करता है ये। अब इसमें हम एल नीनो का जो अपडेट है, अभी ला नीना था तब तक क्या हो रहा था कि जो ठंड हवाएं हैं उनका, ठंडी हवाओं का जो प्रेशर था वो इधर अमेरिका की तरफ था और इधर जो पश्चिमी दिशा है जिधर भारत की तरफ, इधर जेट स्ट्रीम का अच्छा खासा प्रेशर रहता है। लेकिन जब ये उल्टा हो जाएगा, एल नीनो हो जाएगा, तो हवाएं यहाँ से जेट स्ट्रीम जो सेंट्रल में चलती हैं, ट्रेड विंड्स कह सकते हैं, ट्रेड विंड्स जो यहाँ से चलती हैं, उन ट्रेड विंड्स का इम्पैक्ट भारत की तरफ, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ कमजोर हो जाता है। तो भारत के मानसून को ये कमजोर करता है। इसमें अभी अपडेट जो आ रहा है फरवरी 2026 में, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार संभावना यह है कि जून जुलाई अगस्त तक में ये 50% से नीचे रहेगा। लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो
3 महीनों का पीरियड है, उस समय प्रोबेबिलिटी संभाव्यता इसकी जो है 60% से ऊपर जा रही है। लाल रंग मतलब एल नीनो। तो 60% से ऊपर जा रही कब? जुलाई, अगस्त और सितंबर में। हालांकि ज्यादातर मॉडल, ज्यादातर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संभावना या आशंका ये है कि अगस्त में एल नीनो के उभरने की संभावना 50% से ऊपर यानी 60% या उससे ऊपर पहुंच सकती है। तो ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में रहेगी। इधर 50% ही है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, और इधर 60% के करीब पहुंच रही है। तो हमें अगर देखें इसको, अगर इसको सही माना जाए और अन्य कोई मौसमी स्थितियां डेवलप नहीं होती हैं, चाहे वायुमंडल में या समुद्र में, और इसी तरह से ट्रेंड रहता है, रुझान रहता है, तो एल नीनो अगस्त में आता है, तो आखिरी 2 महीने होंगे मॉनसून के। उस समय तक भारत का मॉनसून जून और जुलाई में अच्छा परफॉर्म कर चुका होगा। और अगर इंडियन ओशन डायपोल अगस्त महीने में भी अपने परसिस्टेंस में रहता है, खासतौर पर पॉजिटिव फेज में, तो वो निश्चित तौर पर मॉनसून को बचा ले जाएगा। लेकिन अभी से कुछ भी इसके बारे में, इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रख करके ये कहना कि मॉनसून कमजोर होगा कि मॉनसून सामान्य रहेगा, ये थोड़ा सा जल्दबाजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉनसून के बारे में बोलना एक बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम है और इससे पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे और तस्वीरें साफ होंगी, एल नीनो का रहेगा या एनसो न्यूट्रल फेज में ही भारत का मानसून सीजन निकल जाएगा। इसके बारे में एनालिसिस करते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से, खासतौर पर लाइव भी जुड़ेंगे तब भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3-3 महीने के ओवरलैपिंग पीरियड है, और जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर में 50% से ऊपर का है। तो हमें रिस्क थोड़ा सा लग रहा है कि मिड ऑफ मॉनसून हो सकता है एल नीनो का सामना हमें करना पड़े। अगर एल नीनो का सामना करना पड़ता है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा निश्चित तौर पर। अब मैं बात करता हूं इस मैप के जरिए, इस मैप के माध्यम से, जिसमें आप देख रहे हैं कि भारत के पूरब में, जिसका जिक्र मैंने किया था एल नीनो रीजन का, ये है प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र, ये वाला हिस्सा, और इसमें ये भूमध्य रेखा के पास का रीजन, जहां पर टेम्परेचर जब बढ़ता है तब एल नीनो होता है, और सामान्य की तरफ आ जाएगा तो एनसो न्यूट्रल रहेगा। और एनसो न्यूट्रल रहेगा तब तक भी भारत की तरफ ट्रेड विंड्स भूमध्य रेखा के ऊपर से लगातार इसी तरह से बहती रहेंगी, और ये हवाएं जब यहाँ पर पहुंचेंगी बंगाल की खाड़ी में, एशियाई रीजन्स को पार करने के बाद इन रीजन्स को, तब ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं को सपोर्ट करेंगी, और अरब सागर या भूमध्य रेखा के ऊपर हिंद महासागर का जो भी रीजन है, यहाँ से उठने वाली जो हवाएं मानसून सीजन में चलती हैं इस तरह से, उसमें ये ऐड ऑन करती हैं। अगर ये हवाएं यहाँ पर ब्रेक हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर भारत के मानसून को सिर्फ निर्भर होना पड़ता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी रीजन पर, जिनमें कभी कभी कमजोर स्थितियां लंबे समय तक ड्राउट कंडीशन का कारण बन जाती हैं। अब सिचुएशन क्या है? भारत के कई हिस्सों में तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज अगर हम बात करें तापमान की, तो अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में सामान्य से 9 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया, लगभग 22 डिग्री के आसपास। दिल्ली में फिर से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर पहुंच चुका है। और सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर उदाहरण नहीं है, ऐसे अधिकांश क्षेत्र हैं भारत के उत्तर, मध्य और अब पूरब और दक्षिण में भी, जहां पर पारा सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। बारिश की अगर हम बात करें, जो कि राहत दे सकती है, जिस पोलर विंड की बात कर रहा था मैं, पोलर वोर्टेक्स की, अगर वो आती भी है, जिसके की चलने की संभावना है अगले कुछ दिनों में, संभावना है कि उत्तर से, पहाड़ों से होकर के ठंडी हवाएं थोड़ी थोड़ी चलती रहेंगी, और ये हवाएं हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, धनबाद, नागपुर और जालना, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, विदिशा और प्रयागराज तक पहुंचेंगी। तो इन हवाओं के कारण होगा क्या कि सुबह रात का मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, ड्राई रहेगा, और आसमान पूरी तरह से साफ होने के कारण 100% इम्पैक्ट सूरज की रोशनी का नीचे पहुंचेगा, तो तापमान बढ़ना ही है। तो भोपाल में भी पारा बढ़ेगा, रांची और पटना में भी बढ़ेगा, रायपुर और विशाखापट्टनम या बेंगलुरु और मुंबई तथा हैदराबाद में भी तापमान ऊपर जाएगा, अहमदाबाद और जोधपुर तथा जयपुर और दिल्ली, ग्वालियर या लखनऊ, इन सभी भागों में दिल्ली में पहले से ही बढ़ चुका है, और राजस्थान में पहले ही तापमान काफी ऊपर जा चुका है, बढ़ सकता है। हालांकि अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़े थोड़े बादल यहाँ पर रहेंगे। 2 मार्च को एक WD आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ, उसके चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं, और इसका जो रिमेनेंट इम्पैक्ट है वो पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में, अरुणाचल और उत्तरी असम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में थोड़ी बहुत बरसात दे सकता है। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में, तमिलनाडु के जो छोर हैं दक्षिणी, यहाँ पर थोड़ी सी
संभावना दिखाई पड़ रही है और साथ में केरल तथा कर्नाटक के तट और लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत बरसात अगले 10-5 दिनों के दौरान हमें रुक रुक करके दिखाई पड़ेगी। बाकी जगहों पर जो बादल रहेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा या झारखंड और उत्तर प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों पर बिल्कुल भी क्लियर और ड्राई वेदर अगले 15 दिनों तक यानी 15 मार्च तक रहने की आशंका, संभावना है। थोड़ी सी इधर उम्मीदें जो दिखाई पड़ रही हैं, अगर इधर बंगाल की खाड़ी का जो सपोर्ट जिस तरह से लग रहा है ऐसा हुआ तो हो सकता है कि पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड में हमें 15 मार्च से पहले थोड़ी बहुत बरसात दिखाई दी जाए, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की तरह ही। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तमाम मौसम और खेती से जुड़ी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहिए। जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।